Come to another video where we will write answers, we evaluate them। और आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले प्रीवियस आंसर्स जो हमने EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए लिखा था उसको इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, डेटा ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसा आंसर्स है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू एयर पॉल्यूशन का क्वेश्चन। वी विल अटेम्प्ट वन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि व्हाट रोल do environmental NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment and outcomes for major projects in India? Cite 4 examples। तो इसमें 4 एग्जाम्पल करना था और बताना था कि रोल क्या है environmental NGOs का। तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है, इन दी इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वेरी बेसिक, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इफ़ वी विल ऐड डेटा, तो डेटा ऐड करने से थोड़ा ऑथेंटिसिटी बढ़ता है आंसर का। सो प्रीवियस में ही इंट्रो में ही हम लोग एक डेटा लिखेंगे कि इंडिया हैज़ 40,000 रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल NGOs अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। ठीक है, मेंशन ज़रूर करेंगे कि किसके द्वारा ये डेटा दिया गया हुआ है। ऐसा वो तो हम लोग भी डेटा के साथ आ सकते हैं, बट द थिंग इज़ डैट वी नीड ऑथेंटिसिटी। एक अथॉरिटी को मेंशन करना ज़रूरी है।
यू कैन ऑल्सो मैंशन वन मोर डेटा, हालांकि दोनों में से केवल एक लिखना है जो भी याद रह पाए. सो सेकेंड डेटा विच आई एम गिविंग यू इज़ दैट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज ओवर 200 projects annually undergo EIA review with NGO participation. ठीक है, और इनफैक्ट NGOs का ही आगे हम लोग देखेंगे कि क्या रोल है. तो ये दोनों डेटा के साथ हम लोग इंट्रो लिखेंगे, सो इट विल गिव अ बेटर इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर. फिर हम लोग आते हैं, पहला पार्ट है रोल ऑफ NGOs या एक्टिविस्ट. तो यू कैन सी दैट आई हैव रिटन इन अ वेरी डायग्रामेटिक फॉर्मेट. एक मेरे पास 5 पॉइंट्स थे, तो मैंने उस समय सोचा कि आई विल मेक अ पेंटागन एंड देन आई विल रिप्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर माई आंसर. बट इट इज़ लुकिंग मोर क्लटर्ड बिकॉज लिखते लिखते थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर चले गए और एग्जाम्पल्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, बट इट वॉज लुकिंग वेरी क्लटर्ड. सो आई डू नॉट सजेस्ट दैट यू शुड राइट हियर. ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी, we will make these diagrams when we will have lesser points, lesser I would say words in our sentences. ठीक है, तो इसमें मुझे समझाना भी था, तो इसके लिए हम लोग करेंगे बुलेट पॉइंट्स. बाकी दिस आंसर, दिस स्ट्रक्चर इज़ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इसमें, राइट. तो आई थिंक देयर इज़ नो इशू विथ इट. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स में. सो यू कैन सी दैट इन दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है, तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिखा है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है. तो अब मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया हुआ है, सेव वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट, वेदांता और पॉस्को स्टील प्लांट प्रोजेक्ट. लेकिन हम लोग इसमें ये सब सही है, राइट. लेकिन हम लोग झारखंड के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो झारखंड का एग्जाम्पल देना बेशक बहुत 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 ज़रूरी है. ठीक है, सो आई हैव पिक्ड दिस पकड़ी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो NTPC हज़ारीबाग में हो रहा था. तो हम लोग इसको मेंशन ज़रूर करेंगे दैट द लोकल NGOs एक्टिविस्ट्स प्रोटेस्टेड ड्यू टू फॉरेस्ट क्लियरेंस वायलेशंस, एंड उसके बाद फिर से EIA रिव्यू हुआ. सो व्हेन यू मेंशन अ झारखंड, यू हैव टू एक्चुअली, यू डू नॉट हैव अ चॉइस, you have to mention a Jharkhand related examples in your paper. अगर आप बिहार PCS लिख रहे होते तो I would have told you कि आप बिहार से related examples लिखिए. तो कम से कम 4 में से 2 एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल वर्स्ट के सिचुएशन में आपका झारखंड से रहना बहुत बहुत ज़रूरी है. एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, कोयल कारो प्रोजेक्ट. ये तो इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि दिस इज़ इन फैक्ट कवर्ड इन द हिंदू ऑल्सो, कि कोयल कारो प्रोजेक्ट जो हो रहा है दैट इज़ इन दी रांची खूंटी रीजन. यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स और NGOs ये अपोज कर रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का. दूसरी बात, कंसेंट लिया ही नहीं गया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मुताबिक 2006 कंसेंट नहीं लिया गया है. सो अभी भी इसको लेके काफ़ी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है एंड द प्रोजेक्ट इज़ इवेंचुअली शेल्व्ड. अभी भी मतलब रोक लगी हुई है इस पर. सो यू जस्ट हैव टू मेंशन अबाउट दीज 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ झारखंड. बाकी वी हैव रिटन द 4 एग्जाम्पल्स, देश भर के जो 4 एग्जाम्पल उस समय मुझे याद आया, वी हैव रिटन दैट, नो प्रॉब्लम. बट अगेन आई एम सेइंग दैट झारखंड के 2 प्रॉब्लम हम लोग ज़रूर लिखेंगे. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन में मैंने सिंपल सा कंक्लूजन लिखा हुआ है इसमें, लेकिन वो जो मैंने 2 डेटा बताया आपको शुरुआत में, दोनों में से कोई एक तो आप इंट्रो में लिखेंगे और एक आप कंक्लूजन में लिख दीजिएगा, बिकॉज कंक्लूजन बहुत बेसिक नहीं होना चाहिए, इट शुड कंटेन समथिंग. तो या तो केस स्टडी या फिर कोई डेटा जो वहाँ पे बचा हुआ डेटा था उसको यूज़ करेंगे. सो दैट्स इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question, the question is that what are the steps involved in the EIA process. ठीक है, discuss the issues involved. So we have written, हमने एक इंट्रो लिखा है. इंट्रो आप देख सकते हैं कितना बेसिक है. I have just written as it is कि is vital for sustainable development of India. इसके जगह हम लोग कुछ थोड़ा अच्छा बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे कि environmental impact assessment was introduced in India in 1984 under the इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, ये जब हम लोग लिख देंगे तो थोड़ा लगेगा कि चलो इसको पता है कि EIA का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग इंट्रो में इसको लिख सकते हैं. देन आई हैव रिटन स्टेप्स इन्वॉल्व इन, डायरेक्टली हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे. जो डिमांड है क्वेश्चन का, डिमांड है कि स्टेप्स बताना है.
तो 2 पेज है हमारे पास, पहले पन्ने में वी विल राइट द स्टेप्स है, इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हैं, जब हम लोग रिवाइज भी करते हैं तो वी यूज़ अ फ्लो चार्ट. सो हियर ऑल्सो आई हैव यूज्ड एरोज बताने के लिए कि स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, देन स्कोपिंग, then you have impact assessment, then you have mitigation and management measures, then public participation, report preparation, ये सब. तो I have used a very style, this style is obviously for steps, processes, cycles, तो ये मैंने use किया हुआ है. Then we move on to the next in which we have the issues. तो issues में हम लोग चलेंगे तो मैंने issues काफ़ी simple और basic लिखे थे. I had written the issues यही है, लेकिन issues के साथ कोई data नहीं था, कोई ऑथेंटिक एग्जाम्पल डेटा कुछ भी नहीं था. सो इट वाज लुकिंग वेरी बेसिक, है ना. 10 में अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें इस पार्ट के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे. हाफ इन द सेंस कि अगर मान लो 10 में 5 उधर 5 इधर, तो इसमें 5 में आपको 2 मिलेगा. यू विल नॉट गेट मोर देन दिस. सो हम लोग मोर के लिए क्या करेंगे, डेटा यूज़ करेंगे अगेन. तो स्क्रीनिंग में एक डेटा आया है कि स्क्रीनिंग लैक्स यूनिफॉर्मिटी, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, राइट. सो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट 2021 में इसने बोला कि 40% ऑफ कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर बाईपास्ड बाई डिटेल्ड स्क्रूटनी ही नहीं होती है 40% की. तो आप इसको डेटा को याद रखिएगा कि स्क्रीनिंग में 40% जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स हैं. अब कैटेगरी तो आई थिंक यू हैव रेड योर बेसिक्स, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. सो आप उसको जाके आपको पता ही होगा. 40% ऑफ कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर बाईपास्ड. सेकेंड पॉइंट वॉज लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन EIA टीम, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ये लोग होते ही नहीं है. कौन होते हैं EIA में, जनरली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. सो ब्यूरोक्रेट्स आर they are generalist, so we lack technocrats when it comes to the team of EIA. तो उतने अच्छे से असेसमेंट हो नहीं पाता है, ठीक है. तो इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, CAG रिपोर्ट 2016. रिपोर्ट बहुत पुराना है बट स्टिल इट विल वर्क. अगर आपके पास और कुछ रीसेंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं. तो इसमें CIA ने बोला है कि लैक ऑफ डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स इन द EIA टीम and no full-time technical experts in India in 9 out of 10 state EIA authorities. मतलब 10 में 9 जो हैं वो नॉन फुल टाइम टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं. तो सोचो कितना ज़्यादा यहाँ पे लैक है, कमी है एक्सपर्टीज़ की, राइट. सो दिस इज़ यू विल टॉप इट ऑफ. दोनों हमारे पास यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं टोटल. अब ऐसा नहीं है कि सातों के लिए आपके पास दिमाग में उस समय काम करेगा डेटा का, लेकिन कम से कम 7 में 2, 3 या फिर 4 में भी अगर आप लिख देते हैं ना डेटा एग्जाम्पल्स के साथ, सो इट विल फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है. फिर तीसरा पॉइंट है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. सो वेस्टेड, कई बार क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो लोग EIA टीम को थोड़ा पैसा दे देते हैं, करप्शन, ब्राइब, वो, और उसके बाद उनको पैसा देकर वो ज़मीन मिल जाती है आसानी से बिना किसी की हस्तक्षेप के. दे गेट द लैंड. जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट टेक इन देयर फेवर द ऑडिटिंग प्रोसेस, ठीक है. तो इसके लिए भी वी विल गेट डेटा कि डाउन टू अर्थ का डेटा है 2020, 70% ऑफ EIA कंसल्टेंट्स बीइंग पेड बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, ठीक है. तो वहाँ 40% याद रखना है और यहाँ 70%, ठीक है. 40% स्क्रीनिंग, 70% वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है. ये डाउन टू अर्थ 2020 का डेटा है. उसके बाद है कि इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन इट मिटिगेशन प्रोसेसेस. तो मिटिगेशन मेजर्स जैसे जो होता है उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन ही कम है. इसमें नीति आयोग का भी एक डेटा है दैट 38% ऑफ EIAs इन्वॉल्व आर दे लैक जेन्युइन लोकल कंसल्टेशन, ठीक है. दे लैक जेन्युइन लोकल कंसल्टेशन, ये आपका हो गया. फिर R&D, तो R&D के लिए डेटा ज़रूर याद करना होगा कि इंडिया कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट ऑफ GDP देती है आपको R&D में. तो R&D में कितना पैसा, कितना परसेंट ऑफ GDP है, 0.7% ऑफ GDP ऑन R&D. इस किसका डेटा है, यूनेस्को 2022 का. सो डैट इज़ योर पुअर R&D वाला थिंग, ओके.
नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये जो नीति आयोग का 38% का डेटा है, आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है इसका। देन यू हैव द कैपेसिटी बिल्डिंग, एजेंट्स नीड टू ब्रिंग इन टू NGOs, एक्टिविस्ट्स एट्सेट्रा इन टू द EIA। तो वो हम लोग करते ही नहीं है। पूरा आंसर कंप्लीट होने के बाद, पूरा आंसर जब कंप्लीट हो जाएगा, स्टिल अगर आपके पास स्पेस बचता है तो यू विल मेंशन द कोई भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोयल कारो हो गया, या फिर आपका वो थर्मल पावर स्टेशन वाला एग्जांपल हो गया, दैट यू कैन मेंशन एज अ केस स्टडी। यहाँ पे झारखंड का मैंने केस स्टडी डाला हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल्स के तौर पे आप कहीं भी मेंशन कर दो इसको इश्यूज़ में ही, कि झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2023 का रिपोर्ट है कि 57% ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है, 57% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आर क्लियर्ड विदाउट क्यूमुलेटिव EIA स्टडीज़ फॉर ओवरलैपिंग क्लस्टर्स। बहुत सारे क्लस्टर्स के लिए 57% इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स यूं ही क्लियर हो जाते हैं बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना EIA क्लियरेंस के। ये मेजर इशू हो गया है, स्पेशली फॉर मिनरल रिच स्टेट्स लाइक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आए दिन प्रोटेस्ट चलते रहते हैं ट्राइबल्स के, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट, देन वी मूव ऑन टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगर आपके पास कोई बेहतरीन एग्जांपल डेटा इफ़ यू कैन सी, तो आप यहाँ लगा दो। आई डिड नॉट, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो पेपर है इसमें काफ़ी हमने लिखा हुआ है रिपोर्ट्स, राइट। सो अब कंक्लूजन को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन हैव जस्ट रिटन दैट विद टेकिंग मेजर्स लाइक इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी एंड लेवरेजिंग R&D मेजर्स। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा था इश्यूज़, अब वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन कुछ तो लिखना होगा। तो चूँकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ लिखने का, आई हैव कवर्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आई हैव इश्यूज़ लिख दिया, स्टेप्स लिख दिया, तो वे फॉरवर्ड मैंने कंक्लूजन में ही लिख दिया छोटा सा, एंड देन आई हैव concluded कि IIA can be strengthened into a robust mechanism towards environmental conservation. So this is how you attempt this question. Let's move on to our next question. Now in this question it is asked कि rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. Discuss the measures suggested for mitigation. तो हमारा पहला इन्होंने क्या लिखा है कि आपको मेजर्स बताने हैं while proposing, तो बेसिकली मेजर्स के बारे में ही है ये, ठीक है, रिहैबिलिटेशन। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, क्या क्या लिखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वी विल नाउ, तो पहला हमने जो लिखा हुआ है मैंने ये इंट्रोडक्शन, मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक सरदार सरोवर डैम, पॉक्सो नहीं, पॉक्सो इज समथिंग एल्स, पॉस्को स्टील प्लांट ऑफन लीड टू लार्ज scale displacement of locals of the area. This is a very basic, I would say, introduction. थोड़ा सा इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे डेटा का। सो लोकसभा 2019 में बोला था ये कि 2019 तक अराउंड 50 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये लोकसभा का, या तो आप ये डाल दो, एक और सेकेंड रिपोर्ट भी है कि इंडिया हैज़ in last 50 years India has the highest number of people displaced for development projects. कितना? 26 million. So इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स के, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने एक छोटा सा, बिकॉज हमें मेजर्स पे तुरंत फोकस करना है, राइट। सो बहुत छोटा, बहुत कम स्पेस में आई हैव रिटन कि रिहैबिलिटेशन के कारण क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल वैल्यू है लैंड से रिलेटेड, क्योंकि लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी, काइंड ऑफ वेरी वैल्यूएबल थिंग हो जाता है लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगेन लिख सकते हैं कि सरदार सरोवर डैम हैज़ लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूमरस ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है हालांकि। देन यू हैव सोशल फैब्रिक जो है वो लॉस्ट हो जाता है। देन यू हैव रीसेटलमेंट इशूज़ जो अल्टीमेटली है। डोंगरिया कोंड ट्राइब जो उड़ीसा की है, आई शो यू। डोंगरिया कोंड ट्राइब इन उड़ीसा फेस्ड disintegration due to mining projects in the नियमगिरी हिल्स। नियमगिरी हिल्स में जो हमने वेदांता का केस देखा था, राइट।
तो इसकी वजह से डोंगरिया कोंद ट्राइब को बहुत ज़्यादा रिहैबिलिटेशन इश्यूज देखने को मिले हैं। इतना लिखने के बाद यू कैन सी दैट मेजर्स में मैं डायरेक्टली आ गई, मेजर्स सजेस्टेड फॉर मिटिगेशन। अच्छा, एक चीज़ और, वेन एवर वी आर मूविंग टू अ सेगमेंट, एक सब हेडिंग जब हम लोग लिखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक इनक्लोज करके लिखो, ताकि एग्जामिनर को आपको ढूंढना नहीं पड़े, है ना। उसको टाइम आराम से वो स्मूथली आपका पेपर चेक कर ले और उसको ढूंढना नहीं पड़े कि इसने मेजर्स कहाँ से शुरू किया है। जो डिमांड है क्वेश्चन का, जैसे इसमें मेजर्स एकदम हाईलाइटेड चीज़ है, तो मेजर्स हम लोग हाईलाइट करेंगे कि हम लोग मेजर्स लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन इन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। शॉर्ट फॉर्म छोटा सा लिख सकते हैं क्योंकि आगे इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस एक्ट से फेयर कॉम्पनसेशन मिलता है टू डिस्प्लेस, मार्केट लिंक्ड लैंड फॉर लैंड, मार्केट लिंक्ड वैल्यू फॉर लैंड। यू सी, जब लोग स्पीड में लिखते हैं मतलब आंसर राइटिंग में कितनी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। मार्केट लिंक्ड वैल्यू फॉर लैंड वेर एवर पॉसिबल। तो यहाँ पे एक चीज़ और, दैट ये जो आपका है लैंड एक्विजिशन LARR एक्ट 2013, इसमें क्या है कि मार्केट का मतलब 4 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू रूरल एरियाज़ में ये देता है, ठीक है। एक और है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ दिया जाता है आजकल, तो जैसे दे आर बिल्डिंग अपार्टमेंट्स और वहाँ पे छोटे छोटे क्वार्टर्स दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक लोकल्स ट्राइबल्स डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हैव मैंशनड द एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये दोनों पॉइंट के साथ सोशल ऑडिट्स एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट बिफोर प्रोजेक्ट मेकिंग विच लीड्स टू बेटर प्रोजेक्ट आउटकम्स। तो यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर पॉइंट के साथ दिया हुआ है, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। फिर इंक्लूड स्टेक होल्डर्स लाइक NGOs, एक्टिविस्ट, लोकल पॉलिटिशियंस टू बिल्ड ट्रस्ट एंड डिसीजन मेकिंग। एक छोटा सा ये जो नेक्सस है, इसको दिखाने के लिए मैंने एक पिरामिड, ये एक ट्रायंगल में आई हैव शोन कि पॉलिटिशियंस की जगह हम लोग ये लिखेंगे ग्राम सभा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स या PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंडस्ट्री, NGOs और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जब एक नेक्सस बनेगा तभी लोकल्स को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे यू हैव दिस थिंग दैट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 है, इट मैंडेट्स ग्राम सभा कंसेंट फॉर डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, सो यू कैन मेंशन इट हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर कंक्लूजन बहुत बेसिक था, लाइक दस इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, पढ़ने से भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? ट्रांसपेरेंसी इन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन social impact assessment and their fair rehabilitation under LARR Act 2013 will ensure development does not compromise displacement, कुछ ऐसा ही we can write, ठीक है। So this is about this question. Let's move on to the next. तो ये है आपका हमारा आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो इवेल्युएट करेंगे हम लोग। इसमें है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। डिस्कस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट पिट हेड्स। सो इन दिस, ये स्टेटमेंट है आपका और ये है क्वेश्चन की, डिस्कस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल fired thermal power plants located at pit heads. So basically it's about the impact, जो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनका इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। उनसे क्या होता है। तो अगेन आई हैव मेंशन्ड, मतलब इंट्रोडक्शन में ही मैंने लिखा हुआ है दो केसेस, दो प्लांट्स का नाम लिखा है मैंने, coal fired thermal power plants located at pit heads such as Korba, Chhattisgarh and Singrauli in Madhya Pradesh have monumental environmental impacts. So this is very good because I have mentioned two words, Korba and Singrauli. But again ये और भी अच्छा हो सकता है। कैसे? एक तो हम लोग लिख सकते हैं कोरबा इन छत्तीसगढ़ is ranked one of India's most critically polluted industrial clusters. और ये किसने बोला है? सेंटर फॉर पोल्यूशन CPCB ने बोला है, 2019 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, ठीक है।
ये कोल पावर, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कोल पावर प्लांट्स कंट्रीब्यूट नियरली 80% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया. दिस इज गिवन बाय आईआईटी कानपुर. अब अगर आपको झारखंड से रिलेटेड लिखना है तो देखो, मैं तीन मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ यहाँ पे. इन झारखंड द पतरातू थर्मल पावर प्लांट एंड क्लस्टर्स अराउंड धनबाद बोकारो हैव फेस सिमिलर एयर वाटर एंड फ्लाई ऐश रिलेटेड इम्पैक्ट्स. ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ को मेंशन किया. किसको किसको? एयर, वाटर और फ्लाई ऐश रिलेटेड इम्पैक्ट. ठीक है, दिस इज़ दी बेस्ट. दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये झारखंड क्योंकि हम लोग FRO लिख रहे हैं तो बेटर रहेगा. अब इम्पैक्ट में मैंने एयर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन और फिर इकोलॉजिकल लॉस विथ एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. एग्जाम्पल्स भी मैंशनड है. यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि NTPC कोरबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग क्लस्टर्स. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है. तो आप देख लेना व्हाट यू हैव टू राइट. ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोरबा यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ मत लिखिएगा. ठीक है, देयर शुड नॉट बी रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स, नहीं तो एग्ज़ाम फिर बहुत मतलब वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है. इसके बाद है मेजर्स तो लिखेंगे ना, केवल इम्पैक्ट छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे. तो यहाँ पे मेजर्स टू कर्व इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या क्या मेजर्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट डीसल्फराइजेशन, देन यू हैव फ्लाई ऐश मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इंस्टॉल किया जाता है, शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी. अब यहाँ पे उस टाइम पे मुझको 4 पॉइंट्स याद आ रहे थे, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PM सूर्य घर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एम्फेसिस ऑन रेयर अर्थ, जैसे लिथियम पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है हमारी सरकार. लेकिन और भी लिख सकते हैं जैसे PLI, फिर आपका हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. मैंने केवल लिख के मैं निकल गई, पता नहीं क्यों. यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था कि अभी हमारा टारगेट क्या है, 5 मिलियन टन्स गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली मिलना चाहिए 2030 तक, हमारा ये टारगेट है. तो ये 5 मिलियन टन्स हम लोग को याद रखना चाहिए था. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में क्या है टारगेट, 10 मिलियन सोलर रूफटॉप्स. ठीक है, तो आप ये सब लिख सकते हैं. वैसे ये सब भी काम करेगा बिकॉज हम थोड़ी ना सोलर एनर्जी पे ये सवाल था ये कोल पे, तो हम लोग बस लिख सकते हैं कि हमें शिफ्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी पे. ठीक है, एक पैट स्कीम भी है, उसको क्यों छोड़े. तो पैट में क्या है, परफॉर्म, अचीव और ट्रेड स्कीम इनकरेजेस एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल प्लांट्स. तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए सही से. ठीक है, अब हमारा लास्ट कंक्लूजन आ गया. तो इसमें हमने लिखा है 10 रिगरस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर द गवर्नमेंट गोल ऑफ नेट ज़ीरो एट 2070. तो हमारा जो गोल है सर क्या है इंडिया का, कि हमें नेट ज़ीरो बनना है 2070 तक, राइट. तो इस गोल को अचीव करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी. ठीक है, एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030. तो ये भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि बात किया जा रहा है कोल के बारे में. कोल क्या है, फॉसिल है. फॉसिल से हमें नॉन फॉसिल में बदलना है, तो उसका टारगेट पता होना चाहिए ना, क्या टारगेट है, राइट. तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी में पहुंचना है हमें 2030 तक. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी इवेल्यूएट आवर आंसर्स. थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस इवेल्यूएशन को, मतलब आई थिंक 1 वीक पहले मैंने वीडियो डाला था एंड देन 1 वीक आफ्टर आई एम इवेल्यूएटिंग. सो इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बट हो गया. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन एंड टॉपिक फॉर द डे. सो टॉपिक फॉर द डे इज़ एयर पॉल्यूशन. सो हम लोग साइलेंटली उसके आंसर को फ्रेम करेंगे, उसके आंसर लिखने वाले हैं. लेट्स गो फॉर दैट. सो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन. सो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद से फ्रेम किया हुआ है. और इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली सोर्सेस और इम्पैक्ट, क्या होता है इस एयर पोल्यूशन का, सोर्सेस, इम्पैक्ट, फिर झारखंड में क्या स्टेटस है, और उसके बाद लास्ट में इंटरवेंशंस क्या है, नेशनल, स्टेट और टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिटी बेस्ड मेजर्स क्या ले सकते हैं एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए. सो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट्स एंड यू ऑल्सो ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन. आप भी खुद से लिखे और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इट्स आंसर.
So thank you for watching it till here, and in the next video we will again evaluate our answer and write one another.